देखो सुनो, अब जो विद्युत रसायन में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? नर्नस्ट समीकरण, द नर्नस्ट इक्वेशन। यही है नर्नस्ट इक्वेशन, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये ई लिखा हुआ है, ई क्या होता है? ई नोट क्या है? जल्दी से बताओ तो पहले। ई नोट मानक, माना है मानक विद्युत वाहक बल है न, है विद्युत वाहक बल है। ई ऐसे जो ई नोट जो कहता था तो उस दिन नहीं लिखाया था ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या फिर इसी को ई नोट राइट माइनस क्या ई नोट लेफ्ट, ऐसा ना लिखाया था? मैंने राइट में से घटा देना है किसको? लेफ्ट को। ये तो तब हमारा क्या मिलता है? ई नोट मिलता है। यहाँ पे लिख देते हैं ई नोट कैथोड, ई नोट एनोड। तो यहाँ क्या है? ये ई नोट क्या है? इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं है, सेल का विद्युत वाहक बल है। नहीं, सेल का मानक विद्युत वाहक बल है। क्या है? मानक। मानक का मतलब क्या? मानक विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है? कि सांद्रण जो होना चाहिए, सांद्रण कितना होना चाहिए? सेल में इलेक्ट्रोड में जो दो इलेक्ट्रोड, विद्युत रासायनिक सेल है ना, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, है? तो दोनों इलेक्ट्रोड में विद्युत अपघट का सांद्रण कितना होना चाहिए? 1m, माने 1 मोलर, 1 मोलर होना चाहिए। तथा टेम्परेचर कितना होना चाहिए? बोलो 25 डिग्री सेल्सियस ना। तब जो विद्युत वाहक बल निकलता है उसको क्या कहते हैं? मानक विद्युत वाहक बल उस सेल का। नहीं, सब भुला दिया, ये नहीं पढ़ाए हैं। मानक विद्युत वाहक बल नहीं पढ़ा है जी, मानक विद्युत वाहक बल पढ़ा है। मानक का मतलब है कि सांद्रण कितना होना चाहिए? 1m होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री से होना चाहिए। तब जो निकालेगा सेल का विद्युत वाहक बल उसको क्या कहेंगे? मानक विद्युत वाहक बल। ऐसा कैसे कैसे निकालेगा? कैथोड का निकाल लेगा, उसमें से घटा देगा किसका? एनोड का। या फिर सेल लिखने के समय हमने कहा था कि जो इधर लेफ्ट साइड में कैथोड लिखते हैं ना, जैसे Zn क्या? प्लस प्लस, ये कितना? Cu प्लस प्लस, और ये क्या हुआ? Cu ना। तो ये जो सेल है हमारा, ये इलेक्ट्रोड को अलग करता है। ये किसको अलग करता है? धातु एवं धातु के विलयन को, है? ये फिर उसी तरह से। तो ये लेफ्ट है ना, ये राइट है। इस तरह से नहीं बताया था। तो आज तुमको नर्नस्ट के इक्वेशन में उसका काम आएगा। किसका? ई नोट का, माना मानक विद्युत वाहक बल का। सेल का जो मानक विद्युत बल है वो लगेगा। यहां देखो ई लिखा हुआ है। ई का मतलब अब हमारा सांद्रण कुछ भी हो सकता है। नहीं समझा? सांद्रण हमारा अब 1m नहीं रहेगा, सांद्रण 1m ना रहेगा, और ना ही टेम्परेचर कितना रहेगा? 25 डिग्री रहेगा। इसमें देखो, इसलिए T आया है। मैंने टेम्परेचर को जितना मन है उतना रखना है ना, है? हाँ, टेम्परेचर सांद्रण जो है, सांद्रण कितना होता है? विद्युत अपघट के विलयन का 1m होता है। ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो, तब जैसे मेरे कहने का अर्थ है, ये एक इलेक्ट्रोड है ना? ये मान लो किसका है? जिंक वाला है, ठीक? ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये है किसका वाला? कॉपर वाला। नहीं, ये किस वाला है? Cu वाला। तो इसमें कौन सा विद्युत अपघट मिला रहता है? चलो, किसका? CuSO4। इसमें क्या रहता है? ZnSO4। नहीं, इसमें क्या रहता है? ZnSO4। ये इसको जोड़ता है एक वायर से। नहीं, इसको किससे जोड़ता है? विलयन को लवण सेतु से, सॉल्ट ब्रिज से। नहीं, इसको जोड़ता है ना। ये हमारा हो गया विद्युत रासायनिक सेल। अब इसका हमको मानक चाहिए। मानक का मतलब क्या हुआ कि ये जो ZnSO4 है उसमें 1m होगा। कितना होगा? इसका टेम्परेचर कितना होगा? कितना टेम्परेचर पे होगा? 25 डिग्री सेल्सियस पे। 1m का मतलब क्या है? कि इकाई 1 लीटर में 1 मोल होना चाहिए। नहीं, अरे मोलरता 1 है। मोलरता क्या होता है? मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। माने 1 लीटर में किसी का कितना मोल है, वही उसका क्या कहलाता है? विलयन में मोलरता कहलाता है। तो 1m होना चाहिए, माने 1 मोल होना चाहिए 1 लीटर में। अगर 5 लीटर है ही तो 5 मोल होना चाहिए। ये भी कितना? 1m।
और T कितना 25 डिग्री सेल्सियस। तब जो विद्युत वाहक बल निकलेगा ना उसी को क्या कहते हैं, बोलो, मानक विद्युत वाहक बल। ऐसा करके मैंने इसका लिख देगा पहले जो निकाला हुआ है वहां, माइनस इसका लिख देगा तो वो क्या कहलाएगा, मानक विद्युत वाहक बल कहलाएगा। लेकिन अब हम ये चेंज करना चाहते हैं, इसको हम 1m नहीं रखना चाहते, समझ गया, 1m से चेंज करना चाहते हैं, जैसे 0.1m रखना चाहते हैं, तब क्या होगा, इसको और रखना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं, तब क्या होगा। तो इसी के लिए आया कौन समीकरण, नर्नस्ट का समीकरण। देखो यहाँ E बराबर क्या है, 298 केल्विन है वो, देखो 25 डिग्री सेल्सियस है ना, इसी को अगर ये डिग्री सेल्सियस है, ये कौन चीज है, डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर केल्विन में बदलना है ना तो इसमें 273 जोड़ना पड़ता है। तो केल्विन में होगा तुमको 273 डिग्री प्लस सेल्सियस को कितना में जोड़ देगा, 25 तक, इसी को 298 कहता है। यही है जो 25 डिग्री सेल्सियस है बराबर कितना, 298 केल्विन, एक ही है, 298 केल्विन को या 25 डिग्री सेल्सियस को। केल्विन में अगर चेंज करना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 73 298 है। बात समझ रहा है ना। तो नर्नस्ट का समीकरण क्या बताता है कि किसी भी सांद्रण पे और किसी भी ताप पे हम सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। ये है क्या, नर्नस्ट का समीकरण। देखो इसमें ये तो तुम निकालना पहले से जानते हो, ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है ये, इसको मिटा दें आप, समझ गया ना। ये माने सांद्रण कितना होना चाहिए, एक, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, ये समझ गया। तो इसमें ई नोट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, नहीं मानक विद्युत वाहक बल है, सॉरी इलेक्ट्रोड नहीं, मानक विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में इसको कहता है स्टैंडर्ड, बोलो, हो गया खत्म, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल। ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसका तो मान होगा। ये T हमारा क्या है, टेम्परेचर है, ताप है ना। ये लॉग के F क्या है, फैराडे है। एक फैराडे कितना, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। वो भी N क्या है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। देख रहा था अभी इलेक्ट्रॉन इसमें उसमें जा रहा था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वहीं 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ग्रहण कर लिया। तो वो N क्या है, स्थानांतरित या ऐसे लिख सकता है त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, त्याग या ग्रहण इलेक्ट्रॉन की ये संख्या है। नहीं, एक चीज जो आया K, इसको कहते हैं साम्य स्थिरांक। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग साम्य स्थिरांक, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोला हो, अब अभी तो शुरू किए, तब बताते ना। अब जो नए तुमको इसमें जो नहीं जानते हो वही के खातिर तो इसको लिखा है, पहले वो बताएंगे, पहले अब है ही बताएंगे ये क्या है, तब हम इस समीकरण बताएंगे, इस समीकरण को यूज करेंगे। जब तक ये ना समझा देंगे। ये 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, माने आयनिक साम्य एवं रासायनिक साम्य, उसका है। तो पहले हम ये बताएंगे अब के को कैसे लिखेंगे, उसके बाद तब हम इसको लिखेंगे। समझ गया ना। तो तुमको क्या क्या चाहिए, किसी भी साधन पे निकालने के लिए, जिस साधन पे निकालना चाहिए तो पहले मानक निकाल लेगा, उसमें -2.303 RT/NF इंटू क्या, लॉग के यहाँ क्या है, साम्य स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना। अब तू खाली ये समझो आज कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको कहते हैं, ये समझना है ना। चलो, तो अब हमको क्या समझना है, साम्य स्थिरांक ना। साम्य स्थिरांक इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। ये 11th में हम नहीं पढ़ा सके, पढ़ाना था, वो फिर लिखेंगे। पहले ये समझा, हम इसलिए लिखे कि तू समझ सको कि हमको जरूरत क्या चीज का है, क्या क्या हम जानते हैं, क्या क्या नहीं जानते हैं। तो उसमें वो लॉग के फंस गया, के, जिसको किससे व्यक्त करते हैं, साम्य स्थिरांक किससे व्यक्त करते हैं, के से। तो के तुम जानते नहीं हो तो के लिखे हो कैसे। इसलिए अब हम क्या बताने जा रहे हैं, के बताने जा रहे हैं ना। यहाँ सुनो,
एक अभिक्रिया है, मान लो AA प्लस BB, ये चेंज हो रहा है किसमें, CC प्लस DD में, समझ गया, DD में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ A का 1 मोल। इससे पहले ये समझो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया क्या बनाता है, जल बनाता है ना जी, यो नहीं समझता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाता है, तो कैसे, ऑक्सीजन 2 हो गया ना, बैलेंस करेगा कि नहीं, इधर 2 लगा दिया, इधर ऐसे लगा देना है। तो इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं हम, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि H2 माने हाइड्रोजन अणु, H रहता था परमाणु होता, तो हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर जल के 2 अणु बनाते के, ठीक है ना। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर जल के 2 अणु बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन का 2 चाहिए तो ऑक्सीजन का 1 चाहिए, तब जल कितना बनेगा, 2। अगर हम इसको 10 ले लें, 10 H2, तो हमारा ऑक्सीजन कितना चाहिए, बोलो 5 O2 चाहिए ना, इसका आधा, तब बनेगा कितना, 10 H2O बनेगा ना, है नहीं समझे बात है। ऐसा और जहां चाहो वहां लिख सकते हो, जैसे CaCO3 ये टूट करके बनाता है CaO प्लस कितना, CO2, देखो तो ठीक है ना, Ca बैलेंस हो गया, बोलो ना जी सर। यहाँ CO3 है तो O है 3, तो यहाँ देखो 2A O, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो Ca बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो गया, यहाँ C1, यहाँ C1 बैलेंस है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक CaCO3 टूट करके एगो CaO बना रहा है और 2 CO2 बना रहा है ना, नहीं समझ रहे हो, बोलो। ऐसा दूसरा अभिक्रिया भी सोच सकते हो, हैं CH4 प्लस O2, CH4 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना रे। CO2 और प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है H2O। तो बैलेंस करो, देखो तो C बैलेंस है, हाँ C बैलेंस है ना। O देखो, O इधर कितना 3, इधर कितना 2 ही। हाइड्रोजन को देख लो पहले, तो हाइड्रोजन को 2 करो, तो यहाँ इधर हाइड्रोजन 4, तो इधर यह 4। अब ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 2 4 को, तो यहाँ 2 करेगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। तो एक CH4 2 O2 से मिलकर 2 ऑक्सीजन दिख रहा है तुमको, कितना CO2, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, CO2 है, 2 जल अणु और 1 CO2 बना रहा है। एक CH4 2 O2 से अभिक्रिया करके 1 अणु CO2 और 2 अणु H2O बना रहा है। अगर हम कहें 10 CH4 अणु अभिक्रिया कर लेता है तो हमको कितना अणु चाहिए, 20 गुना ऑक्सीजन चाहिए जी, 20 O2 चाहिए ना, बोलो ना। अरे ये देखो ना, ये CH4 का 1 चाहिए तो ऑक्सीजन का 2 चाहिए, तो इसे ये 10 चाहिए तो ये कितना चाहिए, 20 चाहिए, तो ये कितना बनेगा, बोलो 10 CO2 प्लस 20 H2O। नहीं समझा है, समझ रहे हो ना ये सब। इसी को ऐसे कहते हैं 1 मोल CH4, क्या बोलते हैं, 1 मोल CH4, मोल माने बुझता है कितना, 6.022 गुना 10 के पावर 23, या इसी को एवोगाड्रो नंबर Na भी बोलते हैं, नहीं एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। परमाणु अणु इतना छोटा है ना कि हम 1-2 का बात नहीं करते हैं, हम कितना का बात करते हैं, मोल का बात करते हैं। बहुत छोटा है तो मोल में काम करने लायक होगा नहीं। जैसे कहेंगे एगो दाना गेहूं के आटा का एगो अथी कौन, तो क्या हुआ, उससे कुछ होगा, कहीं फंस जाएगा, लेगा हाथ में लेने लायक होगा तब ना। उसी तरह से परमाणु अणु बहुत छोटा होता है तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, मापने के लिए, देखने के लिए, मोल का। किसका, 1 मोल CH4 2 मोल O2 के साथ अभिक्रिया करके, ऐसे कहते हैं अभिक्रिया करके, क्या बोलो ना, 1 मोल CO2 तथा 2 मोल बोलो ना जी H2O बनाता है। नहीं दिख रहा है, यही तो अभिक्रिया, इसी से लिख रहे हैं ना, 2 मोल H2O बनाता है ना,
बोलो यहाँ पे क्या लिखेगा, जल्दी बोलो, इसमें क्या लिखेगा? 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल H2O बनाता है। ठीक है, 2 मोल H2O बनाता है। कोई दिक्कत? इतना समझ रहे हो नहीं? अब ऊपर चलो, जो हमको लिखना था यहाँ ए लिखा ना हमने, दो को अभिकारक लिया। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड वाले को अभिकारक, राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद नहीं, अभिकारक है ये, प्रतिफल या उत्पाद कहते हो। रिएक्टेंट है, इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, इधर रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट। अब कैसे पढ़ेंगे इसको कि ए मोल ए, बड़का ए अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, कुछ हो सकता है, नहीं आयन हो सकता है। तो ए मोल ए, छोटका ए मोल ए अणु, बी मोल फिर प्लस बी अणु। यहाँ ए में बोले थे 2 मोल H2 अणु, आप प्लस बोल दिए थे। हाँ, काहे लिए इतना चीज कहा था तभी से? 2 मोल H2 क्या लिखे हैं? 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल H2 बनाता है, ऐसा लिखे हैं। तो वह उसी तरह से यहाँ बोलेगा कि ए मोल ए बी मोल बी के साथ संयोग करके या अभिक्रिया करके सी मोल सी और डी मोल डी बनाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो, अब इतना समझ गया। अब यहां फिर आना है। यहां होता क्या है, जब शुरू में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है ना, माने ये तो रसायन की दृष्टि से हम कहते हैं कि 2 को H2 चाहिए तो एगो क्या चाहिए? O2 चाहिए। लेकिन बहुत सारे हैं, मान लो लाखों करोड़ों, माने मोल है, ऐसा समझो ना। लाखों करोड़ों का तो कोई मतलब नहीं है मोल के सामने। 5 मोल है, 10 मोल है, 20 मोल है। यह कह सकता है यहाँ कि 20 मोल H2 10 मोल O2 के साथ अभिक्रिया करके 20 मोल H2O बनाएगा। नहीं, 50 मोल H2 100 है, 25 ना होगा। 25 मोल O2 के साथ अभिक्रिया करके 50 मोल क्या बनाएगा? जल बनाएगा। ये कह सकते हैं ना। तब जितना हो, हमको तो अभी ये समझना है कि इसका अर्थ क्या है। नहीं तो देखो, शुरू में जो होता है, अब आ रहे हैं किस पर? सम स्थिरांक। हमको आ जाना है किस पर? सम स्थिरांक। इस ये जो अभी जो हम कर रहे हैं, तो हमने जो पिछले वीडियो जो बना हुआ है रासायनिक बलगतिकी, देखा होगा तुम लोग। रासायनिक बलगतिकी का जब परिचय वाला वीडियो सबसे पहला वाला देखेगा, तो वही चीज हम कहने जा रहे हैं, वहां मदद करेगा वो। तो शुरू में जो स्टार्ट किया, हाइड्रोजन लिया और O2 लिया, तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है? जल, H2O। नहीं, तो मान के चलो ये बन रहा है, ये 100 खर्चा हो रहा है। कितना? 100। तो ये कितना होगा? 50। तो बनेगा कितना? 100। इसको मिटा देना अब, है नहीं तो नोट करना होगा तो कर लेना, समझने में ठीक रहेगा। अभी हम एक उदाहरण देके समझाते हैं। तो 100 ये है शुरू में। कौन? ये माने हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन नहीं, H2। 100 H2 है, 50 गो O2 है, तो कितना H2O बना? 100 बना। तो होता क्या है कि हम लोग अभी तक एक ही तरफ तीर दिए हुए हैं, माने कि जो ई मिल के खाली ई बनता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ यो टूट जाता है। कौन? H2O। कुछ H2 टूट करके इधर ये बनाने लगता है। माने अगर 100 में है तो 100 बन रहा है ना, तो शुरू में होगा एगो 99 गो इधर से इधर बन गया, एगो इधर बन गया। इधर बन गया का क्या मतलब कि H2O 2 H2O टूट करके 2 गो H2 बन दिया, एगो O2 बना दिया। नहीं, समय जैसे बढ़ा, समय बढ़ने के साथ साथ इसका वेग, अच्छा इधर से जो अभिक्रिया हो रहा है ना, माने 2H2 और O2 जो मिलके H2H2O बना रहा है, इसको कहते हैं अग्र अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अग्र अभिक्रिया। अग्र माने हिंदी में क्या होता है? आगे। आगे। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। नहीं, क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन में कैसे हो रहा है? इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? H2O बनेगा।
अब जब H2O टूटेगा, H2 और O2 जो बनेगा, तो इसको कहते हैं पश्च अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? पश्च अभिक्रिया। किताब जो पढ़ेगा ना, NCERT पढ़ेगा तो है सब भाषा लिखल रहेगा, वो ये नहीं लिखल रहेगा पिछला अभिक्रिया, पीछे वाला, उसमें क्या लिखल रहता है? पश्च अभिक्रिया। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन। नहीं, बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, क्या लिखल रहेगा? और रिवर्स रिएक्शन, समझा? ये क्या लिखल रहेगा? रिवर्स रिएक्शन। तो अब हम अभिक्रिया का वेग का बात करें। रासायनिक बलगति में अभिक्रिया का वेग होता है खाली, केमिकल काइनेटिक्स में। तो अब वेग देखो, इधर से क्या हो रहा है? 100 खर्चा हो रहा है, 100 बन रहा है ना। इधर से 1 खर्चा हो रहा है, कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। तो किधर का रेट फास्ट है? अगर अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन का कि बैकवर्ड रिएक्शन का? जल्दी बताओ। रेट पूछता है कि 1 सेकंड में कितना हो जाए कोनो चीज, उसको क्या बोलते हैं? रेट। इकाई में कितना हो जाए। तो इधर से कितना बन रहा है एक बार में? 100। इधर से कितना, इधर से ये कितना जा रहा है? 1 खर्चा हो रहा है ना। 100 माने 99 बन रहा है, ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। इसको ऐसे भी समझो कि 2H2 और O2 मिलके जो 2H2O बनाता है, तो इसका मतलब कि ये दोनों मिलके ये बना रहा है, ये टूट करके ये बना रहा है नहीं। तो इसको बोलते हैं, इसको RF बोलते हैं, ऊपर का को, माने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। R माने रेट, ठीक है। ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये क्या हुआ? RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इधर जो हो रहा है। तो अभी क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है नहीं, अरे ये 99 बन जाता है और टूटता है 1 ही। समय बीतने के साथ साथ, समय जब बीतता जाएगा, तो इसका जो बनने का रेट है, इसके बनने का रेट वो स्लो होगा। जैसे इधर ज्यादा हो गया, अभी तो 99 है, धीरे धीरे क्या होगा? ये 98 बनेगा, 2 टूट जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 97 बनेगा, 3 टूट जाएगा। ऐसे होते होते एक बार ऐसा स्थिति आ जाएगा कि नहीं, तब तो इधर से होने लगेगा, 1 बनेगा 99, एगो इधर बना 99 टूट गया, तो उल्टे पूरा हो गया ना। एक समय ऐसा होता है कि RF बराबर RB हो जाता है, समझा? माने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर क्या? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। माने जितना इधर से ही बनता है ना, उतना इधर से बनने लगता है, रेट सेम हो जाता है। तो उस अवस्था को कहते हैं हम लोग साम्यावस्था। समझ गया? उसको क्या बोलते हैं? साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इतना में कोई दिक्कत? जैसे यहां भी देख सकते हो, कोनो अभिक्रिया में देख सकते हो, कोई भी अभिक्रिया 100% पूरा नहीं होता है। 100% पूरा होने का मतलब है कि सारा H2 और O2 खर्चा होकर 2H2O नहीं बनाता है। 100% होता ही नहीं है, कुछ इधर से भी होता है। माने H2 अगर O2 से मिलकर H2O बना रहा है, तो H2O टूट करके भी क्या बनाता है? H2 और O2 बना रहा है ना। तो दोनों तरफ से रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ठीक है, समझ गया? तो लिखेगा इसको क्या? लिख लो, तब हम और कहते हैं। अभी हुआ नहीं है, वहां गए नहीं है जो हमको जाना है जहां। समझा कि नहीं समझा? देखो, A मोल A B मोल B से अभिक्रिया करके C मोल C और D मोल D बनाता है ना। तो एगो होता है अभिक्रिया लब्धि। क्या होता है? हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट, ठीक है। इसको व्यक्त करते हैं किससे? K से। तो रिएक्शन कोसेंट लिखने के लिए जो अभिकारक है, ये है ना, अभी नहीं, ये क्या है? उत्पाद है ना जी, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है, अभिकारक है ना, ये प्रतिफल है। तो क्या करता है? प्रतिफल को लिखता है और जो उसका मोलों का संख्या होता है उसको पावर चढ़ा देता है।
तो इसका कहने का मतलब है C का सांद्रण लिखेगा। तुम लोगों को बताया होगा, अभी नहीं बताएं, केमिकल कैनेटिक्स में जब किसी भी संकेत को घेर देता है ना, जैसे H2 को घेर दिया, तो इसका मतलब होता है H2 का सांद्रण। इसका क्या मतलब होता है? H2 का सांद्रण। तो यहाँ C के सांद्रण पे C का जो कोएफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसको पावर चढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? C के पावर, कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर C, अब और क्या होगा? इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D के पावर कितना? D, अब बटे। अब लिखेंगे रिएक्टेंट वाला, तो क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से? कंसंट्रेशन ए के पावर है, ए घेरा हुआ है ना ब्रैकेट से, तो कंसंट्रेशन ए के पावर ए और कंसंट्रेशन बी के पावर कितना होगा? बी। इसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया लब्धि कहते हैं, रिएक्शन कोसेंट कहते हैं। जब फॉरवर्ड रिएक्शन, इस इधर भी लिखना चाहिए हमको, दोनों तरफ ये रिएक्शन हो रहा है ना, जब फॉरवर्ड रिएक्शन, अब तो पिछला बार लिख लिया था ना जी, फॉरवर्ड रिएक्शन की दर बैकवर्ड रिएक्शन की दर के बराबर हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन की दर के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये जो लिखे हैं अभिक्रिया लब्धि, उसी को सम स्थिरांक कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? सम स्थिरांक। तो रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट क्या कहलाता है? साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक कहलाता है। मतलब अर्थात आर एफ बराबर क्या होगा? आर बी ना, तो के बराबर कितना हो जाएगा? के सी। के क्या है? रिएक्शन कोसेंट है। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के सी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के सी बराबर कितना हो जाएगा तब? यही ना होगा जी, कंसंट्रेशन सी के पावर सी, कंसंट्रेशन डी के पावर कितना है? डी, अब बट है कंसंट्रेशन ए के पावर ए, कंसंट्रेशन बी के पावर कितना होगा? बी होगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये क्या है यहाँ? अभी ये है साम्य स्थिरांक ना, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिखो जल्दी से, नोट करो। कितना बच गया? 10:30। अब छोड़ देंगे।